हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अपना ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 11 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है। 11 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको 100% क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आया था, 1857 की क्रांति के मुख्य नेता कौन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले है बाबू कुंवर सिंह, बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। जो बाबू कुंवर सिंह है वो बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। वे एक वृद्ध किंतु दृढ़ निश्चयी योद्धा भी थे। नेक्स्ट देख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। नेक्स्ट देख सकते हैं, बहादुर शाह जफर एक महत्वपूर्ण नेता थे। जो बहादुर शाह जफर थे वो एक महत्वपूर्ण नेता थे। नेक्स्ट मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के पहले शहीद थे। अजीमुल्लाह खान, उन्होंने नाना साहेब पेशवा जैसे लोगों को वैचारिक रूप से प्रभावित किया था। नेक्स्ट देख सकते हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद के एक मौलवी थे। उन्होंने लोगों के विचारों को समझा और समर्थकों की एक बड़ी ताकत जुटाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, बख्त खां बरेली के एक सैनिक थे। जो बख्त खां है वे बरेली के एक सैनिक थे। उन्होंने दिल्ली आने वाले सेनानियों की एक बड़ी सेना की कमान संभाली थी। नेक्स्ट देख सकते हैं, हकीम एहसान उल्लाह दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय के मुख्य सलाहकार थे। बेगम हजरत महल लखनऊ की नेता थी। जो बेगम हजरत महल थी वो लखनऊ की नेता थी। बिरसिज कादिर, वह लखनऊ की नेता थी। नेक्स्ट देख सकते हैं, अहमद उल्लाह अवध के पूर्व नवाब के सलाहकार थे। नेक्स्ट देख सकते हैं, नाना साहब कानपुर के नेता थे। राव साहिबा नाना साहब के भतीजे थे और कानपुर के नेता भी थे। तात्या टोपे कानपुर के नेता थे। जो तात्या टोपे थे वो कानपुर के नेता थे। अजीम उल्लाह खान नाना साहेब के सलाहकार थे और कानपुर के नेता भी थे। जो अजीम उल्लाह खान थे वो नाना साहेब के सलाहकार भी थे और कानपुर के नेता भी थे। ये इफेक्ट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2000 जनगणना के अनुसार कितना वर्ग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2000 जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ऊपर है। पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो राष्ट्रीय औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 3 गुना भी अधिक है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का रिकॉर्ड सबसे कम केवल 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हरित क्रांति कब लागू हुई थी। तो फ्रेंड्स, हमारा सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से लेकर 1967 में हुई थी। जो हरित क्रांति की शुरुआत है वो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1966 से लेकर 1967 में हुई थी। इस दौरान खाद्य मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। जो हरित क्रांति के बारे में कुछ खास बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। हरित क्रांति के जरिए कृषि उत्पादन में खास तौर पर गेहूं चावल की पैदावार में तेजी से बढ़ोतरी होती थी। हरित क्रांति के जरिए किसानों की कमाई भी बढ़ी और वे समृद्ध बन गए थे। हरित क्रांति में ज्यादा उपज देने वाले बीजों, सिंचाई के साधनों में विकास, उर्वरक और कीटनाशक के इस्तेमाल और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। हरित क्रांति में कृषि मशीनरी और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, शासनाशकों और डॉफिलियंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। हरित क्रांति के जरिए खाद्यान्न के आयात में कमी आई थी। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। जो हरित क्रांति है उसके जनक यहाँ पर आप देख सकते हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। जनरेटिव एआई की सुविधा फिलहाल एक्सपेरिमेंट के तौर पर उपलब्ध है, जाना जाने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देश में हरित क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी और उसी साल भारत में बायर ने अपना सबसे बड़ा प्लांट शुरू किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरित क्रांति से रिलेटेड।
हरित क्रांति से लेकर वर्तमान तक हमें किसानों के साथ रहे और आने वाले कल में भी हम सहयोग देंगे। तो हरित क्रांति विकिपीडिया उत्पादन बढ़ता है। 1961 के बाद सबसे कम विकसित देशों में गेहूं की उपज किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में 2021 के एक अनुमान के अनुसार हरित क्रांति ने 1965 और 2010 के बीच पैदावारी में 44% की वृद्धि की। 1961-1985 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति किस दौरान हुई थी? जो भारत में हरित क्रांति हुई थी वह किस दौरान हुई थी? यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में हरित क्रांति 1960 से लेकर 1970 के मध्य हुई थी। इसके अंतर्गत कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई थी। यह उच्च कोटि के बीजों और सिंचाई साधनों में विकास, उर्वरक व कीटनाशक के प्रयोग, उन्नत तकनीक के प्रयोग द्वारा प्राप्त की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरित क्रांति किस दौरान हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति से रिलेटेड कि हरित क्रांति कब शुरू हुआ था? जो भारत में हरित क्रांति है वह कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 जून 2023। कृषि उत्पादन में वृद्धि 1967 से लेकर 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत के परिणाम स्वरूप कृषि फसलों के उत्पादन में विशेष रूप से खाद्यान्नों की वृद्धि हुई थी। जो हरित क्रांति की जो 11 जून 2023 1967 से लेकर 1968 में क्रांति चली थी, उसमें उत्पादन में विशेष रूप से खाद्यान्नों की वृद्धि हुई थी। 1967 से हरित क्रांति का उद्देश्य एक अन्य क्रांति लाना था, किसानों की समृद्धि खेत के उत्पादन में। किस समय अवधि को भारत में हरित क्रांति का प्रथम हरित क्रांति के दौरान भारत के खाद्य मंत्री 1966 से लेकर 1967 के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तब खाद्य मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। जब 1966 से लेकर 1967 के दौरान भारत में हरित क्रांति हुई थी, तब खाद्य मंत्री यहाँ पर आप देख सकते हैं चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। ये इफेक्ट आप ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजनाएं हैं? जो मोदी द्वारा शुरू की जाती हैं, जो पंचवर्षीय योजना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली योजना भारत सरकार की रोजगार सृजन योजनाएं कार्यक्रम क्रमांक योजना कार्यक्रम का नाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी योजना व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, जो NPCI व्यापारी बोला जाता है। नेक्स्ट योजना देख सकते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नेक्स्ट देख सकते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे क्योंकि आगे पूछे जाने की भी संभावना है। पांचवी योजना देख सकते हैं अटल पेंशन योजना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे क्योंकि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कल्याण का इतिहास क्या है? जब कल्याण शहर पश्चिमी महाराष्ट्र राज्य, पश्चिमी भारत, यह मुंबई बॉम्बे के उत्तर पूर्व में उल्लास नदी पर स्थित है और ग्रेटर मुंबई शहरी समूह का हिस्सा है। कल्याण रोमन काल में अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यापारिक केंद्र था, लेकिन मुगल काल के दौरान शाहजहां ने इसे मजबूत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मौलिक अधिकार से क्या अभिप्राय है? मूल अधिकार होने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के जीवन के आधार पर संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों में से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ये अधिकार ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और बिना किसी व्यक्ति के अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता का इतिहास क्या है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसका इतिहास क्या है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। जो हड़प्पा सभ्यता है बस सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। यह दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता करीब 300 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। तो यहाँ पर इसका कार्यकाल भी देख सकते हैं। जो ये हड़प्पा सभ्यता है यह
करीब 300 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का काल क्रम इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आप विस्तार में। पूर्व हड़प्पा काल यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 ईसा पूर्व से लेकर 26 ईसा पूर्व तक। प्रमुख हड़प्पा काल देख सकते हैं 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ खास बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी और आसपास के इलाकों में फैली थी। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में सुनियोजित लेआउट और बेहतरीन बुनियादी ढांचा था। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण, मानकीकृत वजन और माप और बेहतरीन शिल्प कौशल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, उन महान आदर्शों को संजोकर रखना और उनका पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 51A क्या है। जो तो फ्रेंड्स आर्टिकल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 51A क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों को सभी नागरिकों का नैतिक दायित्व बताया गया है, जो वे देशभक्ति को बढ़ावा देने और भारत की एकता की रक्षा में योगदान दे। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग IBA के अंतर्गत शासित है। जो अनुच्छेद 51 है वो भारतीय संविधान के भाग IBA के अंतर्गत शासित है। 1857 की क्रांति क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1857 का महत्व यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहले की गई लड़ाइयों के विपरीत पहली बार एक साथ कई क्षेत्रों में विद्रोह हुए, जिससे विद्रोह को एक अखिल भारतीय चरित्र प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक अधिकार से क्या अभिप्राय है। जो मौलिक अधिकार हैं उनसे क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल अधिकार होने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के जीवन के आधार पर संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ये अधिकार ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और बिना किसी व्यक्ति के अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकार से क्या अभिप्राय है यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मैगनस्थनीज कौन था। जो मैगनस्थनीज है वह कौन था। तो मैगनस्थनीज एक यूनानी इतिहासकार, राजनयिक और भारतीय नृवंश विज्ञान विशेषज्ञ था। जो मैगनस्थनीज था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यूनानी इतिहासकार, राजनयिक, भारतीय नृवंश विज्ञान विशेषज्ञ था, जो हेलेनिस्टिक काल में खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैगस्थनीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेल्यूस निकेटर कौन था। जो सेल्यूस निकेटर है वो कौन था। सेल्यूस निकेटर सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक था। जो सेल्यूस निकेटर था वो सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक था, जिसने सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके पूर्वी साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। जो सेल्यूस निकेटर है उसने सिकंदर की मौत के बाद पूर्वी साम्राज्य जो सिकंदर का था उस पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था। जो मैगस्थनीज है उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था। मैगस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, राजदूत के रूप में भेजा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। मैगस्थनीज की पुस्तक यहाँ पर आप देख सकते हैं मैगस्थनीज ने इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। जो मैगस्थनीज था उसने इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास, समाज और संस्कृति का वर्णन था। जो मैगस्थनीज ने पुस्तक लिखी थी उसमें इंडिया नामक पुस्तक में प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति का वर्णन था। और मैगस्थनीज का भारत में समय यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके कार्यकाल के बारे में। जो मैगस्थनीज था वह लगभग
302 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कुल कितने वंश हैं? तो फ्रेंड्स यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जिस भी क्वेश्चन को हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें, क्योंकि यह क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना है। भारत में कुल कितने वंश हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भारत में कुल वंश है वो 5 वंश हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। जो यहाँ पर आपको पूछे गए तो यहाँ पर आप 5 वंश देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी है। और फ्रेंड्स हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।